हेलो स्टूडेंट, भाई लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर हमने वंडरवाल फोर्स किए थे। ठीक है, वंडरवाल फोर्स हो गए थे हमारे। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने ये कल कर लिए थे, डिफरेंट टाइप के फोर्स किए थे। ठीक है, ये तो एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ, एक मिनट, ये जाता है क्या ये इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है कि वो टेम्परेचर के ऊपर कितना ज़्यादा स्टेबल है, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल है क्या वो या फिर नहीं है, वो क्या होता है हमारा थर्मल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि कुछ सब्सटेंस क्या होता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सॉलिड में, कुछ गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, जिसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी वो सॉलिड फॉर्म में, जिसकी कम होगी वो लिक्विड फॉर्म में, और फिर जिसकी और कम हो जाएगी वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं हमारे, जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा लिक्विड वेपर, सॉरी शायद मैंने पहले सॉलिड बोल दिया होगा, लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो ये जनरल तो यही होता है कि जिस टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट इनटू वेपर। ठीक है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट इनटू वेपर। बट ये प्रोसेस होती कब है, ये तो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है बॉइलिंग पॉइंट की, ये तो हमने जनरली बताया कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉइल होना शुरू हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बट एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है कि जब हमारा वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर कोई भी कंटेनर ले लिया, ये हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्लोज कंटेनर के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है कोई भी लिक्विड, हम इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और ये हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है, इस लिक्विड से क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। ठीक है, इस लिक्विड से क्या फॉर्मेशन होगी, वेपर्स की फॉर्मेशन होगी। ये जो वेपर है ये गैसेस स्टेट में है, और हमें पता है कि जो गैस होती है वो लिक्विड जो हमारे ये साइड्स, ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, वॉल ऑफ कंटेनर या फिर और लिक्विड दोनों के ऊपर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, जो ये हमारे वेपर है ये क्या करती है, वापस से इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाती है। ठीक है, ये क्या करती है, वापस से इस लिक्विड के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर।
तो जो ये अंदर वाला प्रेशर है और बाहर वाला प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, बाहर हमारे सराउंडिंग में भी तो प्रेशर होता है, वो वाला प्रेशर जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं उसी टाइम पर ये लिक्विड हमारा बॉईल करना शुरू कर देता है। एक्चुअल प्रोसेस ये होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वैसे हमें तो ये दिखाई देता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड बॉयल में लिक्विड वेपर के अंदर फॉर्म हो जाता है उसी को हम कहते हैं, बट एक्चुअल प्रोसेस ये होती है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट है भाई। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या है, मेल्ट होना मतलब सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सॉलिड इनटू लिक्विड। टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ये फिर से क्या, जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, तो ये हमारा भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है उसके बाद गैसियस स्टेट पढ़नी है हमें। तो इसके अंदर कि गैस क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टी हम कर ही चुके हैं कि क्या होती है, जिनका शेप और जिसका डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, दोनों ही अनडेफिनेट होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं इसके, और क्या होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हम गैस की प्रॉपर्टीज कर चुके हैं भाई। डेंसिटी वगैरह, डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो इस वजह से डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो इसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कि मेजरमेंट ऑफ मास, मास को हम किस में मेजर कर सकते हैं, मास को हम किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, या फिर मिलीग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वैसे जनरली मास को हम किस में लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ओके, नंबर ऑफ मोल्स की मतलब मास के एक कंसंट्रेशन हो गया, तो कंसंट्रेशन को हम किसकी फॉर्म में लेते हैं, मोल्स की फॉर्म में लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि भी इतने ग्राम लिया है, ये इतने ग्राम लिया है, हम किसकी फॉर्म में लेते हैं, इसको मोल्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज भाई प्रेशर। इससे पहले वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं हम, वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लीटर के अंदर। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मिलीलीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम मीटर की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 10⁻³ ये 10⁻³ है, ये कितना होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, अगर मीटर की फॉर्म में लिखे तो। ओके, तो ये हमारी मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को किस किस टर्म में मेजर कर सकते हैं। प्रेशर को वैसे बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना हमारा, वो पूछते हैं कि भाई किस इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया जाता है वो क्या है हमारा, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं भाई, इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद है हमारा 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है भाई, 1 एटमॉस्फेयर। ये यूनिट याद रखनी है, यूनिट कन्वर्जन के टाइम पे याद काम आएगी तुम्हारे। 760 mmHg भी बोलते हैं इसको, या फिर
760 टोर। ठीक है, ये सारे के सारे याद रखने हैं भाई। ओके, 1 एटमोस्फेयर किसके इक्वल होता है? 101,325 पास्कल। पास्कल किसके इक्वल होता है? या फिर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है? न्यूटन। ओके, तो ये क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, उसके बाद अभी टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में मेजर कर सकते हैं? केल्विन के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर और फ़ारेनहाइट्स के अंदर। तो डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? 273 ऐड कर देते हैं। मान लो अगर वो तुमसे ये कहता है कि 5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन तुम्हें उसको कन्वर्ट करना हो किसके अंदर? केल्विन के अंदर। तो क्या करोगे? 5 + 273 कितना हो गया? 278। ठीक है, तो कितना हो गया टेम्परेचर? 278। अगर हम फ़ारेनहाइट के अंदर करते हैं, सॉरी इसमें फ़ारेनहाइट नहीं दे रखा है, 2 ही दे रखे हैं, 2 ही है तुम्हारे सिलेबस में, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड कर देना। अगर केल्विन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस के अंदर तुम्हें कन्वर्ट करना हो तो फिर किस में करोगे? 273 माइनस कर देना। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना है। अगर केल्विन दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 273 माइनस करोगे। ओके, अब उसके बाद आते हैं भाई हमारे गैस लो। गैस लो हम करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम करते हैं बोयल्स लॉ। ठीक है, पता नहीं इसको क्या रखा है ये, बिल्कुल ही अपने आप ही तो स्क्रीन कैसी हो जाती है इसकी। पता नहीं, चलो बोयल्स लॉ करते हैं भाई हम। बोयल्स लॉ, ठीक है। तो बोयल्स लॉ के अंदर देखो क्या क्या होता है। इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर बोयल्स लॉ आता है तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि प्रेशर इज इनवर्सली proportional to volume of gas at constant temperature। ध्यान रखना भाई, क्या रखना है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। बोयल्स लॉ के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यही बात हमें लिख देते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर P = K 1/V, K इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर इस V को इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा? PV = कांस्टेंट। PV = क्या आया है? कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसके ऊपर होगी ये? कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ आता है इसके अंदर। चार्ल्स लॉ ये कहता है इसके अंदर भी प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसके अंदर क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ बनाना रह गया भाई। अगर हम ग्राफ बनाते हैं
प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। यही हमने कहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर हाईएस्ट है, तो वॉल्यूम लोएस्ट है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो प्रेशर मिनिमम है और वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ग्राफ प्लॉट करना हो पीवी के बीच में, या फिर पी वी ले लो, यहाँ पर पी और वी कुछ भी ले लो, ठीक है। पी ले लो या फिर वी ले लो, और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, कांस्टेंट। पी वी अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा बोयल्स लॉ हो गया है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर ग्राफ प्लॉट करना हो P के अंदर, और यहाँ पर मैं 1/v ले लेती हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ आएगा, ओके। तो बोयल्स लॉ के तीनों ग्राफ हो चुके हैं भाई। बोयल्स लॉ क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बोयल्स लॉ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना है कि इसके अंदर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट इस v को हम इस तरफ ले आए तो P इज इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कब कांस्टेंट टेम्परेचर हो तब। उसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ, चार्ल्स लॉ। इस ग्राफ को हम, इस वाले लॉ को आइसोथर्म बोल देते हैं, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। आइसो मतलब सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, आइसोथर्म भी बोल देते हैं इसको, ओके। तो अब हम करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है भाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VT इज इक्वल टू V0 प्लस, दो फॉर्मूले हैं, दो ही डेफिनेशन है, डिवाइड बाय 273 इंटू में T। ये कहता है T इज टेम्परेचर, क्या है ये, टेम्परेचर, ठीक है। दो डेफिनेशन आई थी इसकी। ये V है इनिशियल वॉल्यूम, ये है इनिशियल वॉल्यूम, और ये है वॉल्यूम एट T टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होता है इसके अंदर, VT वॉल्यूम एट T टेम्परेचर, V0 इनिशियल वॉल्यूम प्लस V0 इनिशियल ही है, डिवाइड बाय 273 इनटू में T। T इज टेम्परेचर की कितना इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, एवरी चेंज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर ऑफ जो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल्सो डिक्रीज और इंक्रीज बाय 1/273, ठीक है। 1/273 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम, और डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये, कि जब हम, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे 2 डिग्री इंक्रीज किया है तो यहाँ पर 2 डिग्री लिखना है, ठीक है। और इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर डिक्रीज करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इनिशियल। किसका 1/273 लेना है, इनिशियल वॉल्यूम का 1/273, ठीक है। ये हमारा क्या है, चार्ल्स लॉ।
दूसरी डेफिनेशन अगर हम लिखें चार्ल्स लॉ की तो सीधी है, इसी की तरह अगर हम लिखना चाहें जो पहले वाला था उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to temperature at constant pressure। ठीक है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। क्या? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब? एट कांस्टेंट P। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, V, अच्छा भाई वो एक बार पीछे वाला रह गया, V डिवाइड बाई T। अगर मैं इस T को, इस T को मैं यहाँ पर लेके आती हूँ तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर V बाई T क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ठीक है, याद रखना क्या आया है? V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले वाले में क्या आया था? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम ले लेते हैं, सॉरी प्रेशर ले लेते हैं P1 V1, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम P2, सॉरी V1 एंड फाइनल P2 V2। ये होगा हमारा बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट। ठीक है, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? P2 V2 के इक्वल आएगा। ठीक है, P1 V1 किसके इक्वल आएगा? P2 V2 के इक्वल आएगा। कब? जब कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर होगा। ठीक है भाई, और उसके अंदर क्या आया था? V डिवाइड बाई T कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ के अंदर ये है चार्ल्स लॉ, ये है बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसके ग्राफ हम बना चुके हैं, इसके ग्राफ और बना लेते हैं एक बार। इसमें तो सीधा ही है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तो ग्राफ इस तरीके से आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ सीधा ही यही आएगा, सीधा। ठीक है भाई, तो दो लॉ हो चुके हैं हमारे, कौन कौन से? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और चार्ल्स के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ थर्ड क्या आता है? गे-लुसेक लॉ। इसके अंदर क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी पहली डेफिनेशन होती है PT इज इक्वल टू P नोट प्लस 1/273 P नोट इंटू में T। सेम वही है जो चार्ल्स लॉ के अंदर आया था। इनिशियल प्रेशर, ये क्या है? प्रेशर एट T टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है? प्रेशर एट T टेम्परेचर। ये है इनिशियल प्रेशर और ये है टेम्परेचर कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी इसकी भी, क्या कि प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर, या फिर यहाँ पर ये हम कहेंगे कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज इट डिक्रीज। कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा? इस
1/273 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी इनिशियल प्रेशर का 1/273 इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट एंड प्रेशर ऑफ गिवन गैस इंक्रीज और डिक्रीज, प्रेशर ऑफ गिवन गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इनिशियल प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर एवरी रेज और डाउन ऑफ टेम्परेचर, जितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा ये टेम्परेचर। दूसरी डेफिनेशन होगी इसकी सेम वही कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इस टेम्परेचर को यहाँ पर ले आओ, P डिवाइड बाई T इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम P1 इनिशियल प्रेशर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, P2 फाइनल प्रेशर एंड T2 फाइनल टेम्परेचर, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पर P और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सीधा आएगा, बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हमारे तीनों लॉ हो गए हैं भाई। ओके, उसके बाद एक आता है एवोगैड्रो लॉ। ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर हम दो गैसेस लेते हैं, मान लो एक कंटेनर में हमने ले ली है हाइड्रोजन गैस, दूसरे कंटेनर में हमने ले ली है वो ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है और सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रखी हुई है दोनों गैस, तो उन दोनों के अंदर क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में है उतने ही ऑक्सीजन में होंगे। ये क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ कहता है। ठीक है, ये क्या कहता है हमारा, एवोगैड्रो लॉ कहता है। ये क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने ज्यादा वॉल्यूम होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें दोनों ही कांस्टेंट लेने हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेना है और प्रेशर भी कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, V इज इक्वल टू KN लिख सकते हैं, और K नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया है हमारा। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर इस M को इस तरफ ले आती हूँ, K W डिवाइड बाय V, ये क्या हो गया है, मास, गिवन मास डिवाइड, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास को मैं इस तरफ ले गई, वॉल्यूम को यहाँ पर ले आई, तो ये क्या हो गया है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, तो ये क्या आ गया, KD। ठीक है, क्या आया है हमारा, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो डेंसिटी है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कब, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मास के, कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, तो 4 लॉ किए हैं आज हमने, आज ये 4 लॉ ही करेंगे हम। 4 लॉ पढ़े हैं हमने, कौन कौन से, एक तो बोयल्स लॉ पढ़ा है भाई। बोयल्स लॉ के अंदर क्या होता है, बोयल्स लॉ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है,
P is inversely proportional to V, वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सेकंड क्या था, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिर्फ इनवर्सली उसमें आएगा, बोयल्स लॉ के अंदर इनवर्सली आता है, बाकी दोनों में डायरेक्टली आएगा, ठीक है, तीनों में ही डायरेक्टली आएगा, बाकी सिर्फ बोयल्स लॉ के अंदर इनवर्सली आता है। तो उसके बाद हमने किया है भाई घेलुसेक लॉ, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सबसे पहले टेम्परेचर, फिर प्रेशर, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। फोर्थ है हमारा, फोर्थ लॉ कौन सा होता है हमारा, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है हमारा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैव इक्वल मॉलिक्यूल्स। मतलब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल्स ही हो गए वो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास को उस तरफ ले गए हैं, वी को यहाँ पर ले आए हैं, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, मास इज डायरेक्टली, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, ये सारे के सारे लॉ पढ़ने हैं भाई तुम्हें, और नोटबुक में करके देखने हैं, ठीक है। ओके भाई, बाकी कल करेंगे।